हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज सुधीर। लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन। लोकसभा ने पास कर दिया है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन अमेंडमेंट बिल 2022 को। समझने की कोशिश करते हैं इस बिल के क्या बेसिक फीचर्स हैं, साथ ही साथ समझेंगे कि 2005 का जो एक्ट था उसमें ऐसी क्या कमी थी जिसके चलते 2022 का ये एक्ट लाया गया। आइए डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो इस बिल का हिंदी में भारी भरकम नाम है, समझ लीजिए, देख लीजिए, याद कर लीजिए। सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली विधि विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिशोध संशोधन विधेयक 2022। तो ये हिंदी में नाम है, याद इसलिए रखना है क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग में अक्सर आपको काम लगते रहता है, ऐसे हिंदी में लिखना ही पड़ता है। ओके, तो देखिए इसमें संशोधन विधेयक लिखा हुआ, अमेंडमेंट बिल। अमेंडमेंट यानी कि कोई इससे पहले एक्ट रहा होगा तो 2005 का एक्ट था, इसमें संशोधन किया जाएगा और 2022 वाला जो है ये जो बिल है अगर पास हो जाता है तो इसको पूरी तरीके से एक्ट बना दिया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब इस बिल को प्रस्तुत किए हैं, उन्होंने कुछ बातें कही, आइए सुनते हैं। मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए। I rise to move that the weapons of mass destruction and the system prohibition of unlawful प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के प्रश्न का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। विदेश मंत्री ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि वी बिलीव दैट नो सॉल्यूशन कैन बी अराइव्ड एट बाय सीडिंग ब्लड। खून बहा के कोई भी सॉल्यूशन, कोई हल नहीं निकाला जा सकता, ऐसा उन्होंने कहा और ये बिल प्रस्तुत किया और इसको पास भी करवाया। सबसे इंपॉर्टेंट बात की वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्या बला है, इसको समझा दीजिए। तो चलिए देखिए, इसका कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन अलग अलग जगहों पे निकलते रहा है। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मतलब मास को पूरा लगभग ज्यादा जनसंहार करे, ज्यादा हताहत करे लोगों को। ऐसा कोई वेपन जो ज्यादा लोगों को मारे उसको बोल देते हैं वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ठीक है, जिसका हताहत रेशियो ज्यादा हो, ज्यादा लार्ज नंबर में लिविंग बीइंग को मार दे, ऐसे वेपन को बोल देते हैं वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। 1977 में यूनाइटेड नेशन ने कहा कि देखो, एटॉमिक एक्सप्लोजिव वेपन, रेडियो एक्टिव मटेरियल वेपन, लीथल केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन या फ्यूचर में ऐसी कोई बनने वाली वेपन जिसके कैरेक्टरिस्टिक ऐसे उपरोक्त दिए हुए वेपन के जैसी हो, उसको हम वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के कैटेगरी में रखेंगे। इन शॉर्ट में बोले तो न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन को वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बोलते हैं। मास डिस्ट्रक्शन जो ज्यादा बड़ी संख्या में लोगों को मार सके, हताहत कर सके। तो उसी को लेकर 2005 में एक एक्ट लाया गया था, लेकिन इसमें कुछ कमियां थी, इसके चलते 2022 में बिल लाया गया। तो देखो, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो एक कोई जब मिसाइल होती है ना, इस वाले स्लाइड से देखिए, ये कोई मिसाइल है। इस मिसाइल में दो चीजें होती, एक तो मिसाइल को डेवलप करना, मिसाइल ये था, हमने जो है टेक्नोलॉजी लगाई और मिसाइल हमने डेवलप कर लिया। ठीक है, अब डेवलप तो कर लिया, लेकिन इस मिसाइल को अगर एक जगह ए से बी जगह पे अगर आपको डिलीवर करना है तो डिलीवरी सिस्टम भी तो चाहिए। तो दो चीजें होती, ये बिल दो चीजों से डील करता है। पहली बात मिसाइल को डेवलप करना, ठीक है, और दूसरी बात है डिलीवरी। ठीक है, मिसाइल की डिलीवरी। तो 2005 वाला एक्ट था, वो कहता था कि देखो, अगर कोई ऐसी मिसाइल जो मास डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है, ठीक है, ज्यादा लोगों को मार देती है, उसका मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसफर ऑफ ऐसी मास डिस्ट्रक्शन वाली वेपन्स एंड देयर मींस ऑफ डिलीवरी, और उनकी डिलीवरी सिस्टम पर प्रोहिबिट करता था, उसको प्रतिषेध करता था कि कोई भी अनऑथराइज्ड, ठीक है, अनऑथराइज इंसान इस प्रकार की चीजों को वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ऐसी जो डिस्ट्रक्शन वाली वेपन्स हैं, इसको ना मैन्युफैक्चर कर सकता है, ना ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है, ना इसका ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है, ना इसकी डिलीवरी प्रणालियों को डेवलप कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। वो जो ऑथराइज्ड नहीं है वो इसको ना बना सकता है, ना इसकी डिलीवरी सिस्टम को बना सकता है। देखो, डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, दो प्रकार की मिसाइल्स होती हैं, आपने पढ़ा होगा। एक तो बैलिस्टिक मिसाइल्स आपने पढ़ा होगा, ठीक है, और एक होती क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल, और टॉम क्रूज नहीं, क्रूज वाली मिसाइल। तो क्रूज मिसाइल्स क्या होती है? क्रूज मिसाइल में इतना ईंधन भर दिया जाता है कि वो एक जगह ए जगह से उड़ेंगी और बी जगह पे एक्यूरेट गिर जाएंगी। इनको इतना एनर्जी के साथ भरा जाता है। लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल में यही डिफरेंस है। बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते
फोर्स के चलते उड़ती हैं। मतलब इसमें एनर्जी नहीं, इतना नहीं बढ़ा था, बस यहाँ तक उड़ा दिए। उसके बाद जो हमने पढ़ा था इंटर वगैरह में कि प्रक्षेप का पथ प्रबलयाकार होता है, ठीक है, पाथा प्रोजेक्टाइल जो पढ़ा था, उसके मदद से, ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से ये दूसरे जगह पे जाके गिरती है। लेकिन इसका एक्यूरेसी, बैलिस्टिक मिसाइल का एक्यूरेसी कम होता है, क्योंकि ये खुद की एनर्जी से नहीं बल्कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से एक जगह से दूसरे जगह जाती है। तो एक जगह से दूसरे जगह जाने वाला जो डिलीवरी सिस्टम है, इसको बनाने में अच्छा खासा टेक्नोलॉजी लगता है। अगर गलत जगह पे गिर गया किसी भी तरीके से तो उसका बहुत ज्यादा अलग रिपरकशंस हो जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि कोई भी मिसाइल बनाई जाए तो उसका डिलीवरी सिस्टम भी मजबूत किया जाए। इसलिए जो एक्ट है ये डिलीवरी सिस्टम साथ साथ मिसाइल दोनों को बनाने पर जो है किसी भी प्रकार से अंकुश या रेगुलेशन करता है। ठीक है, समझ में आया ये बात? तो 2005 वाले एक्ट में ऐसी क्या बात थी जो 2022 वाले बिल में ऐसी क्या बात है जो 2005 वाले में नहीं थी? तो जो नहीं थी वो था फाइनेंस, फाइनेंशियल कंडीशंस। क्या था फाइनेंस? पैसा, वित्त। क्या दिक्कत है वित्त में? दिक्कत वित्त में ये थी कि 2005 वाले एक्ट में किसी प्रकार का प्रतिषेध नहीं था, प्रोविजन नहीं था ऐसे लोगों पर जो लोग फंडिंग करते हैं। किसके लिए? वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए, या उसके डिलीवरी सिस्टम को बनाने के लिए जो लोग फंडिंग करते थे। फंडिंग पे किसी प्रकार का रोक नहीं था। हाँ, बना नहीं सकते हो आप, लेकिन आप फंडिंग दे सकते हो। तो जो लोग अथराइज रहते तो इलीगल तरीके से वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाते थे, क्योंकि पैसा मिल ही रहा है, पैसा ही सब लोगों को मोटिवेट करता था। तो पैसा मिल रहा है तो उस फंडिंग को रोकने का 2005 वाले एक्ट में नहीं था, 2022 वाले एक्ट में ये प्रोविजन किया गया है। ठीक है, समझ में आई बात? अगर बात समझ में आई तो हिट द लाइक बटन। अब सवाल ये है कि भाई तुरंत भारत को ऐसा बिल लाने की क्या जरूरत पड़ गई? 2005 में था, आप तुरंत बिल लेके आए, ऐसा क्या था? तो इंटरनेशनल कंप्लायंस के लिए, क्योंकि इंटरनेशनली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि भाई अपने यहाँ ये फाइनेंशियल जो सपोर्ट मिलता है प्रोलिफिकेशन के लिए, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, तो उसके साथ कंप्लायंस कीजिए। देखिए हम लोग तो बना चुके हैं बहुत पहले, भारत आपने चेंज नहीं किया, अभी आपके यहाँ से फाइनेंशियल सपोर्ट जाता है ऐसे लोगों को जो लोग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाना चाहते हैं, तो उनको सपोर्ट जाता है। और आपने यहाँ, आपके यहाँ कानून ही नहीं, तो आप पहले इंटरनेशनल कंप्लायंस कीजिए, हमारे टेबल तक पहुंचिए, तब तो हम आपको कुछ और फाइनेंशियल असिस्टेंट या टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंट दे पाए। अब तब तक नहीं दे पाएंगे जब तक आप इस प्रकार की फाइनेंसिंग को रोकेंगे नहीं। देखो ये लोग बड़े यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, बड़े कंट्रीज हैं जिनके पास ऑलरेडी डेवलप्ड मशीनें हैं, डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज हैं। तो भारत कहता है कि हमको टेक्नोलॉजी दीजिए, तो कहते हैं आप पहले फंडिंग रोकिए। तो फंडिंग रोकने के लिए बिल लाना पड़ा, बिल ला के एक्ट बनाएंगे, 2005 में चेंज करेंगे, इसलिए तुरंत जरूरत पड़ी। ये बात थी कहानी की। ओके, सबसे पहले 1937 में ये कहानी स्टार्ट हुई थी। ये टर्म जो है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन 1937 में आया था जर्मनी के आसपास, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तब उस टाइम ये शब्द बहुत ज़्यादा चर्चा में था। लेकिन उस टाइम ये ज़्यादा यूज नहीं किया गया था, क्योंकि इस लेवल का, हाँ, न्यूक्लियर अटैक हुआ था, लेकिन उससे पहले ये टर्म इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं था। 2000 में, सन 2000 की बात है, इराक में सद्दाम हुसैन के खिलाफ बहुत आरोप लगे कि ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन रखते हैं, और इस आरोप की बदौलत जो है इराक में इन्वेजन किया गया यूनाइटेड स्टेट के द्वारा। प्रेसिडेंट थे उस टाइम जॉर्ज डब्ल्यू बुश। उन्होंने कहा कि जो है इराक वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन रखता है अपने पास, इसलिए हमको जल्दी से जल्दी वहां से ये खत्म करना चाहिए। इसलिए वहां पे इन्होंने इन्वेजन किया। हालांकि कुछ मिला नहीं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जैसा, लेकिन जो है इस टाइम बहुत जोरदार तरीके से वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन टर्म न्यूज़पेपर्स में आया था। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि कौन सी कंट्रियां वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन रखती हैं। तो उन कंट्रियों में एक बारी नाम आप देख लीजिए। 9 कंट्री हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के अंतर्गत आते हैं। यूएस, रसिया, फ्रांस, यूके, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड इजराइल। ये 9 कंट्री हैं जिनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन या न्यूक्लियर बम है। अगली बात यह है कि भारत के 2005 का जो एक्ट था, उस एक्ट के तहत बायोलॉजिकल वेपन्स किसको कहा जाता था और केमिकल वेपन्स किसको कहा जाता था। तो देखो 2005 का एक्ट कहा गया बायोलॉजिकल वेपन और ये केमिकल वेपन में जो सेम कहानी सेम है कि देखो पीसफुल यूज के लिए कोई माइक्रोबियल या ऐसा बायोलॉजिकल एजेंट जो मास डिस्ट्रक्शन कर सकता हो उसको बायोलॉजिकल वेपन कर दिए। जो ऐसा केमिकल या टॉक्सिक चीज जिससे मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है उसको केमिकल वेपन की तरह रख दिए। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है कि पीसफुल यूज, प्रोटेक्टिव यूज,
सर्टेन मिलिट्री या लॉ इन्फोर्समेंट पर्पसेस के लिए अगर कोई केमिकल वेपन या केमिकल टॉक्सिटेंट यूज किया जाता है तो उसको ऐसे प्रोविजन के कैटेगरी में नहीं रखेंगे कि उसको बना नहीं सकते, नहीं, ये छूट मिली हुई है कि भाई अगर कुछ ऐसी जरूरत पड़ती है, गवर्नमेंट यूज करना चाहती है, ऑथराइज करना चाहती है तो वो कर सकती है, लेकिन अगर उससे मास उससे प्रभावित होता है, जनसंहार होने की पॉसिबिलिटी होती है तो उसको ये बैन करने की कोशिश करता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये स्लाइड नहीं है वैसे आपके लिए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक बात और समझने की कोशिश करते हैं कि इसको रोकने के लिए, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए क्या क्या अब तक कस्में वादे खाई गई हैं। अब तक जो कस्में वादे खाए गए हैं, बहुत सारे कस्में वादे खाए गए हैं, जैसे कि जेनेवा प्रोटोकॉल 1925 में आया था, वो बैन करता है यूज ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन, एंड बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन 1972 कहता है। उसके अलावा ये 1972 वाला है, उसके अलावा 1992 में है केमिकल वेपन कन्वेंशन, ये कंप्रिहेंसिव बैन करता है इस प्रकार के जो बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स पर। इंडिया ने साइन भी किया है और रेटिफाई भी किया है 1972 और 1992 की ट्रिटी को, ये दोनों को, इसको भारत ने साइन और रेटिफाई दोनों किया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंट्री जिन्होंने इसको साइन और रेटिफाई नहीं किया हुआ है, खैर उनकी बात नहीं करते हैं यहाँ पे। चलिए ठीक है, समझ में आए बात। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको आपने पढ़ा भी होगा, हालांकि आपका ये होमवर्क भी है, आप एनपीटी, भारत एनपीटी क्यों साइन नहीं कर रहा है, और सीटीबीटी क्या चीज है, कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, ठीक है। भारत को एनएसजी में क्यों नहीं शामिल किया, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में क्यों नहीं साइन किया जा रहा है, शामिल किया जा रहा है, क्योंकि वो एनपीटी पे साइन नहीं करता। एनपीटी क्या चीज है, अगर आप लोग पूछेंगे तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में आप पूछिए तो मैं आपको एक अलग वीडियो बना के एनपीटी को भी समझा दूंगा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट जो फैक्ट रह गया जो मुझे बताना है स्लाइड में, वो ये है कि न्यूक्लियर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप क्या है, 2016 में बना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप 2016 में ये बना है। ये कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप एस्टेब्लिश किया गया है with the aim of facilitating cooperation and sustaining engagement on nuclear security after the conclusion of nuclear security summit process। nuclear security summit process हुआ था, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप बना NSCG 2016 में, और ये कहता है कि भाई कैसे सस्टेनेबल और कोऑपरेटिव तरीके से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को, न्यूक्लियर सिक्योरिटी को यूज किया जा सकता है, ये बात कहता है। अब आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि इस जो ये ग्रुप बनाया गया है, इस ग्रुप के मेंबर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि एंगेजमेंट मुझे पता चले कि आप लोगों का एंगेजमेंट है इसमें बहुत अच्छे से। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।